हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप नए सेशन और नई क्लास में आ चुके हैं। जाहिर है नई क्लास में आए हैं तो नई बुक्स होंगी, नए चैप्टर्स होंगे। आप सब के लिए आज नई वर्कशीट आई है आपकी 6 अप्रैल को, और इस वर्कशीट में आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको रीड करेंगे, फैक्ट्स चीज़ों को जानेंगे, तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। सो बच्चों, नए सेशन में आने के लिए आप सबको मुबारकबाद। आज जो आपकी वर्कशीट आई है उसको हम शुरू करते हैं। मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो अच्छा लगे इसे अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारी पहली वर्कशीट, ठीक है बच्चों, यहाँ आपका नाम आएगा और यहाँ पर आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की। जब आप फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं तो फ्रेंच सोसाइटी अगर आपने समझ लिया तो आपका एक बेस जो है इस चैप्टर का वो तैयार हो जाएगा। फ्रेंच सोसाइटी यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फाइन। फर्स्ट एस्टेट में आएंगे द प्रीस्ट, सेकेंड एस्टेट में आएंगे नोबेलिटी, और थर्ड एस्टेट में आते हैं। थर्ड एस्टेट भी 3 पार्ट में डिवाइड है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको फर्स्ट एस्टेट बताती हूँ, द प्रीस्ट। प्रीस्ट जो होते हैं, जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, पादरी जिनको हिंदी में कहते हैं, वो प्रीस्ट हैं। सेकेंड एस्टेट में नोबेलिटी का मतलब है जो राजा के करीबी रिश्तेदार, अभिजात वर्ग हैं, ठीक है, जो उनके दरबार में रहते हैं, अमीर लोग, वो होते हैं नोबेलिटी। उसके बाद थर्ड एस्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एस्टेट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहले पार्ट में आता है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स। सेकेंड पार्ट में आएगा पेजेंट्स एंड आर्टिसंस, यानी कि वो लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं, किसान और कारीगर, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो एस्टेट है, उसका तीसरा जो पार्ट है, उसमें आएंगे स्मॉल पेजेंट्स, छोटे किसान, वो लैंडलॉर्ड, ठीक है, या वो किसान, वो नौकर जिनके पास से अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है। लैंडलेस लेबर्स, यानी जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, और सर्वेंट यानी नौकर, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट एस्टेट में द प्रीस्ट, सेकेंड एस्टेट में द नोबेलिटी एंड थर्ड एस्टेट में ये 3 पार्ट के। अगर आप टैक्स की बात करें तो टैक्स जो देने का जिम्मा था, जो बोझ था, वो ओनली थर्ड एस्टेट के इन 3 कैटेगरी के लोगों में था, ठीक है। तो ये जो लोग थे परेशान हो चुके थे, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं वो टैक्स नहीं देते थे। टैक्स देने की जिम्मेदारी सिर्फ इन 3 वर्ग, यानी थर्ड एस्टेट था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी, फ्रांस की इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशन थी उसके बारे में। यहाँ पर आप देखिए, जो जब लुई 16 गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो ऑलमोस्ट खजाना जो है, राजकोष जो है, वो खाली हो चुका था। तो पहला आप देखेंगे एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल ऑफ बोर्बो किंग्स। जो बोर्बो राजवंश था, जो राजा थे, वो बहुत ही आलिशान ज़िंदगी जीते थे, अपने महलों पर, अपने पैलेसेस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते थे, जिसकी वजह से जो पैसा था, खजाना था, वो ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी थी। ड्यूटी, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स फ्रांस had debt of almost 1 and 2 billion livres। यानी कि जो फ्रांस था वो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम था उस युद्ध में इतना पार्टिसिपेट करता था, इतना ज़्यादा वो उस युद्ध में लगा हुआ था कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 1 से 2 बिलियन लिवरे वहाँ की करेंसी है, इतना कर्जा उसके ऊपर चढ़ चुका था, फ्रांस के ऊपर। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू द राइज इन प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, यानी कि जो अनाज के दाम थे वो इतना बढ़ चुके थे कि लोगों के पास काम ही नहीं था, वो उनके पास पैसा ही नहीं है, वो अनाज कैसे खरीदेंगे। द फर्स्ट 2 एस्टेट ऑफ द सोसाइटी हैड प्रिविलेज्ड by the birth and they don't have to pay taxes।
द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स वॉज इंटायरली ऑन द थर्ड एस्टेट, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट था वो इतने प्रिविलेज थे कि उनको वो टैक्स नहीं देते थे। सिर्फ टैक्स कौन देता था? थर्ड एस्टेट के लोग। यहाँ पर अगला है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अ पीजेंट, यानी कि जो फ्रांस का समाज था 90% जो लोग थे वो पीजेंट्स, किसान थे। लेकिन ज़मीनों पर 60% जो ज़मीनें थी, लैंड था, पूरा एरिया था, उसके ऊपर अधिकार किसका था? चर्च का, यानी कि फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोगों का। यानी कि वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं और ज़मीनों के मालिक भी बने बैठे हैं। तो इस वजह से जो थर्ड एस्टेट था उसको बुरा लगता था कि सिर्फ टैक्स वही दे रहा है और उनके पास खुद की अपने लैंड भी नहीं है। तो इस वजह से पूरी जो सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो थर्ड एस्टेट था उसके अंदर भरा हुआ था कि वो किस तरीके से इस जो बुर्बो राजवंश है उससे किस तरह से छुटकारा पाए। और धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें बढ़ती चली गई, रीजंस इकोनॉमिक और सोशल जो पूरा बना हुआ था कंडीशन जो थी फ्रांस की, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो होती है। अब हम आते हैं यहाँ के क्वेश्चंस की तरफ। जब आप इनके क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आप बहुत इजी हैं, समझ जाएंगे आसानी से बच्चों। पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, कितने पार्ट्स में, यानी कि कैसा समाज था? तो जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। आप लिखेंगे इन 3 पार्ट्स। ठीक है, पहले लिखेंगे फर्स्ट एस्टेट, फिर लिखेंगे सेकेंड एस्टेट और लिखेंगे थर्ड एस्टेट। एस्टेट साथ में लिखते जाएंगे, ये है एस्टेट की स्पेलिंग। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रीस्ट कम्स अंडर विच एस्टेट ऑफ सोसाइटी। सो इसका आंसर है फर्स्ट एस्टेट, यानी कि प्रीस्ट कौन सी सोसाइटी में आते थे, कौन सी एस्टेट में आते थे? फर्स्ट एस्टेट में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्टेट गॉट द प्रिविलेज बाय बर्थ। कौन सी एस्टेट जो हैं वो प्रिविलेज थे और बर्थ से ही वो एक तरीके से उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। सो इसका आंसर है फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट। आप इसमें डाल भी सकते हैं, प्रीस्ट भी डाल सकते हैं और नोबेलिटी का नाम भी डाल सकते हैं। आप फर्स्ट एस्टेट के द प्रीस्ट एंड सेकेंड एस्टेट के द नोबेलिटी का नाम डाल के आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है वाई वॉज ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी, यानी कि फ्रांस का जो खजाना था वो क्यों खाली हो गया। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला कि वहाँ के जो राजा थे बहुत पैसा खर्च करते थे अपने ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ का खजाना खाली हो गया, पहला। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो राजा था, जो लुई 16 था, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इतना ज़्यादा लग गया था कि उसका जो खुद का खजाना था, जो पैसा था, वो उन्हीं युद्धों में ही लगा जा रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस का जो खजाना है वो खाली हो गया। तो ये 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है डू वी हैव सम सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एज इट वॉज प्रिविलिंग ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जैसा आज है कर प्रणाली इंडिया में, क्या फ्रेंच जो समय फ्रांस में थी, क्या आज भी वैसे ही इंडिया में टैक्स सिस्टम है कि मतलब कुछ लोगों को टैक्स नहीं देना या कुछ लोगों को टैक्स देना है? तो इसका आंसर है, आप ये इंग्लिश वाला देखेंगे, नो इन इंडिया देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम लाइक फ्रांस. No class got special right for tax system. For example, in India, everybody has to pay GST. ठीक है, ये आपके आंसर नंबर 5th का, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है कि इंडिया में किसी भी तरह से कोई भी क्लास को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है कि वो टैक्स सिस्टम में उसको छूट हो। इंडिया में जो भी टैक्स के दायरे में आते हैं उन सबको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो वो सबको देना पड़ेगा। अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीब है वो टैक्स नहीं देता है, लेकिन अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भी देते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है बच्चों, ये वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 क्लास 9th की, ये कंप्लीट होती है। हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप ज़रूर रीड कीजिएगा टेक्स्ट बुक से अपनी। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।